गुड मॉर्निंग और नमस्कार। जितेंद्र सिंह फ्रॉम जेएस ग्लोबल, द एक्सपर्ट कैरियर काउंसलर। दोस्तों, अभी ये वक्त है जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी अलग अलग एडमिशन्स की तैयारी कर रहे हैं कॉलेज के लिए। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी अभी हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की जो बच्चों ने दिया है, और वो है नीट। और स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जिन्होंने बायोलॉजी लेकर नीट का एग्जाम दिया है और उसके बाद में स्कोप की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। विल बी फोकसिंग अवर एंटायर एफर्ट्स दैट व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर दोज स्टूडेंट्स। बिकॉज मैं आज की तारीख में देख रहा हूं, जब से नीट का एग्जाम हुआ है करीब करीब 20-25 दिन से ज़्यादा में, हर दिन करीब करीब 2 से 3 पेरेंट्स और उनके बच्चे आ रहे हैं। और उसके अलावा काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, बिकॉज वो 12th के बाद में उन्होंने नीट का एग्जाम दे दिया है, लेकिन उसके बाद में वो करियर ऑप्शंस देख रहे हैं अब कि सर मेडिकल या MBBS के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है हमें पहली एक चीज़ समझना कि ये एम्बिग्यूटी यहाँ तक क्यों आई है। तो सिर्फ एक गाइडलाइंस के तौर पर मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर हम 12th के बाद में अगर उस ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं या नीट एग्ज़ाम देने के बाद में सोच रहे हैं, जो कि नॉर्मली 12th के बाद में एक ड्रॉप ईयर लेने के बाद भी होता है, तो यहाँ थोड़ा सा एक चैलेंज है। मेरा जो एडवाइस है पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कि अगर हम अपना सही पाथ लेना चाहते हैं तो द राइट टाइम वुड बी आफ्टर 10th। अगर हम 10th के बाद में जब 11th के लिए अपना कोर्स या विषय का सिलेक्शन कर रहे हैं, उस वक्त अगर हम पेरेंट्स को ध्यान दें, अगर पेरेंट्स ये चीज़ देख लें कि मेरे बच्चे का वास्तव में इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और उसकी पर्सनैलिटी किस सब्जेक्ट को, किस करियर ऑप्शंस को मैच कर रही है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, ये भी मैं बता दूं। अगर हम 10th के बाद कर लेते हैं, हो सकता है MBBS उसके ऊपर सेकंड ऑप्शन पे आए या थर्ड ऑप्शन पे आए, तो पेरेंट्स को और बच्चों को अपना करियर पाथ बनाने में, किस तरह की कोचिंग या ट्यूशन करना है उसके डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। और ये जो एम्बिग्यूटी इस वक्त आ रही है, जब 12th करने के बाद में या उसके भी 1 साल बाद, जो हमें इस पॉइंट पर आके सोचना पड़ रहा है, वो चीज़ नहीं आएगी। तो पहला मेरा रिक्वेस्ट सारे पेरेंट्स से जो अब आने वाले टाइम में है, जिनके बच्चे अब 10th में पास कर चुके हैं, 11th में आए हैं, अगर अब भी देर नहीं हुई है, अब भी अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे का जो करियर है वो सही पाथ पे चले, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू दैट इसी वक्त आप अपना नया स्कूल का सेशन शुरू होने से पहले ही अपने बच्चे का वो टेस्ट करवा लें, जिसके थ्रू आपको पता चल जाए कि हज़ारों करियर ऑप्शंस में से आपके बच्चे का क्या ऑप्शंस आ रहा है, और उसी हिसाब से तैयारी करें। अब दोस्तों, बात करते हैं कि बायोलॉजी के ऑप्शंस। देखिए, मैंने कहा नीट का एग्जाम हुआ है, करीब करीब 22 लाख बच्चे जो हैं वो इस साल भी उस एग्जाम में बैठे हैं, और सभी का जो फोकस एरिया है वो ये है कि हमें किसी तरह से MBBS की जो सीट्स है वो मिल जाए। MBBS सीट्स में भी करीब करीब 1,17,000 के आसपास जो टोटल सीट्स हैं, उनमें से सिर्फ लड़ाई जो है वो 55-57 हज़ार सीट्स की है, बिकॉज वो गवर्नमेंट सीट्स हैं और जिनमें कम फीस पे उन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। तो आप समझिए कि एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का जो चंक है वो ये सोचा है कि हमें इसी पे मिल जाए। सो ऑब्वियस चीज़ है कि द कॉम्पिटिशन इज वेरी वेरी टफ। नाउ द थिंग इज, ऐसा हम क्यों होता है, तो पहली चीज़ हमने गाइडेंस बता दी आपको कि अगर 10th के बाद ही ये हमारी जो चीज़ है वो क्लियर हो जाए तो यहाँ पे ये कंपटीशन नहीं आएगा। लेकिन अब देखते हैं कि जब चलिए कोई बात नहीं, 12th के बाद में नीट एग्जाम दे दिया है, अब भी अगर हम कैरियर ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, एंड लुकिंग एट द पोटेंशियल देयर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स टुडे। अब बात ये करें कि उनमें से कौन कौन से ऑप्शन हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, बिकॉज वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। आज हम सिर्फ अपना फोकस करेंगे 2 क्षेत्रों पे, और 2 जो करियर ऑप्शंस हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, वो है एक पहला बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है एनवायरमेंटल साइंस। अब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन जब एक नॉर्मल सी मेरी किसी पेरेंट से भी बात होती है, किसी स्टूडेंट से भी मेरी बात होती है, तो एक नॉर्मल सा उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बायोटेक्नोलॉजी का ये है कि यस सर, बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी स्कोप है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, जस्ट स्टॉप। बायोटेक्नोलॉजी इज सच ए वास्ट सब्जेक्ट कि जहां पे अक्रॉस द इंडस्ट्री में बात करूं आज की तारीख में, सो देयर इज ए ह्यूज स्कोप फॉर इट, एंड इट इज फर्दर इंक्रीजिंग डे बाय डे एट नेशनल लेवल एंड एट इंटरनेशनल लेवल। अब बात समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी इंडस्ट्री, क्योंकि अगर पेरेंट्स ये समझ पाएंगे कि इतनी सारी इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप है, तो श्योरली वो थोड़े से प्रेरित होंगे, थोड़े से इंस्पायर होंगे, एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी चूजिंग बायोटेक्नोलॉजी एज अ करियर ऑप्शंस। तो दोस्तों देखिए, फार्मास्यूटिकल के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहां पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है, वो है एग्रीकल्चर में।
चाहे वो प्रोसेसिंग फूड की बात हो, चाहे दूसरी चीज़ों पे हो, वैक्सीन्स की बात हो, फार्मास्यूटिकल का, बायो फार्मास्यूटिकल जिसको बोलते हैं, तो वैक्सीन्स है ना, और उसके अलावा दूसरी सारी चीज़ें हैं, इनमें यहाँ पे बहुत बड़ा यूज़ होता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, जो फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर हमारा इंडिया का बहुत बड़ा सेक्टर है, और बहुत सारे, चाहे वो फ्रूट से लेकर वेजिटेबल्स तक और दूसरे तक, बहुत सारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भी है हमारा। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में बहुत अच्छा स्कोप है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ पे ब्यूटी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का काफ़ी ट्रेंड अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका बहुत स्कोप है। तो हमें समझना ये पड़ेगा फ्रेंड्स कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ है, बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है, और उसके आने वाले टाइम में ये बढ़ने भी वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि बायोटेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद अगर स्पेशलाइजेशन किया या नहीं किया, हम बात करते हैं, तो उसके बाद में आपके लिए स्कोप क्या बचता है। तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी की जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि बायोलॉजी विद केमिस्ट्री एंड उसके अलावा अगर थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी का बैंड है स्टूडेंट्स में, सो इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड करियर ऑप्शंस एंड वेरी सक्सेसफुल करियर ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट्स। अब हम देखते ही हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर्स करते हैं, उसके बाद में स्कोप क्या बचता है। तो डॉक्टर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आपके पास, आप बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो ऑप्शंस ले सकते हैं, आप बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हैं, बायोटेक रिसर्च साइंटिस्ट का रोल है वो आप कर सकते हैं, वायरोलॉजी, न्यूरो साइंटिस्ट, बायोमेडिकल, इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप जा सकते हैं, और उसके अलावा एनवायरमेंटल बायो एनालिस्ट भी बन सकते हैं आप। तो अलग अलग इंडस्ट्री में ये अलग अलग जॉब रोल हैं जो हम देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए हैं। और उसके अलावा जैसे जैसे आप अपना स्पेशलाइजेशन बढ़ाते जाएंगे, अगर आप और अंदर जाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं आप। तो बहुत सारा स्कोप है अलग अलग इंडस्ट्री में, और अलग अलग इंडस्ट्री में इन बायोटेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट की काफ़ी सारी ज़रूरत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ ए वेरी फ्यूचरिस्टिक कैरियर ऑप्शन टुडे। चूज़ द राइट करियर पाथ, बहुत अच्छा कोर्स चूज करिए, उसके बाद में बहुत अच्छा कॉलेज और यूनिवर्सिटी चूज करिए जहां आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से एडमिशन मिल सकता है, एंड आई एम श्योर यू विल एक्सेल इन योर लाइफ, इन योर करियर विद बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों बायोलॉजी की जब हम ऑप्शंस की बात करें तो मैंने बताया था कि हम आज दो की बात करेंगे, दो ऑप्शंस की। और बायोटेक्नोलॉजी के अलावा जो दूसरा बहुत अच्छा समझ में आता है ऑप्शंस, वो है एनवायरमेंटल साइंस का। एनवायरमेंटल साइंस वैसे बहुत टाइम से हमारे स्कूल करिकुलम में और कॉलेज करिकुलम में है, बट अभी भी मुझे जो देखने में आया वो ये है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का इस तरफ जो इंक्लिनेशन है वो नहीं है। बट हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, आज की तारीख में हर कंट्री जो है दुनिया की, उसकी अपनी अलग कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं करप्शन ज़्यादा है, कहीं पे पानी की समस्या है, कहीं पे आतंकवाद की समस्या है। लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड ओवर जितने भी देश हैं जिनमें एक कॉमन प्रॉब्लम है, एंड दैट प्रॉब्लम इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, द क्लाइमेट चेंज। आप भी मानेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है आज की तारीख में, और सारे देश दुनिया के प्रॉब्लम्स को सुलझाने में लगे हैं कि हम किस तरह से क्लाइमेट चेंज को रोक सकें या उसको इम्प्रूव कर सकें। जो धरती का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको हम चेक कर सकें। और उसके अलावा जो दूसरे एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हैं, जैसे कि हमारी जो फर्टाइल लैंड है उसकी जो कम हो रही है, हमारा जो वाटर लेवल है वो नीचे डाउन जा रहा है, हमारा जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, ये सारी है एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड। अब आप सोचिए कि जब दुनिया के सारे देश इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमें चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे वाटर में हो, चाहे पॉल्यूशन के रिलेटेड हो, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट में हो, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमें इंडिया में भी करना पड़ रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एनवायरमेंटल साइंटिस्ट उसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है? और हमें अपने बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए कि वो एनवायरमेंटल साइंस को एज ए ग्रेजुएशन लेवल पर लेके आगे उसको अपना करियर बनाएं। तो फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल साइंसेस एक मेरी समझ में जो है वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रोल इसका होने वाला है। चाहे वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में बात हो तो वहाँ भी बहुत सारी वैकेंसीज एनवायरमेंटल साइंस से लेकर दूसरे टेक्नीशियन तक की ओर आएगी, और अलग अलग क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज से लेकर इनमें बहुत सारा स्कोप होने वाला है। तो मुझे लगता है कि एनवायरमेंटल साइंस जो है वो आज की तारीख में एक बहुत अच्छी चॉइस होना चाहिए, एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो कंसिडर करना चाहिए पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को।
तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस की, तो आप हमेशा ये क्वेश्चन आएगा कि अब उसके बाद में किस तरह के जॉब रोल हैं जो आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक, ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल के बाद बन सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि बहुत ह्यूज स्कोप है, जैसा कि मैंने बताया। और ये ग्रेजुएशन का कोर्स करने के बाद में या फिर मास्टर्स करने के बाद में आप अलग अलग तरह के जॉब रोल हों, चाहे वो पूरे देश में और दुनिया के हर क्षेत्र में, हर देश में अवेलेबल है, अक्रॉस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अगर मैं उनकी बात करूँ तो फ्रेंड्स, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट से शुरू कीजिए आप, उसके बाद में एनवायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट बन सकते हैं आप, एनवायरमेंटल पॉलिसी एनालिस्ट, उसके अलावा मरीन बायोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल केमिस्ट, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, और उसके अलावा हम बात करें तो एनवायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, वाटर मैनेजमेंट। ये इतने सारे, मतलब लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूं, वेस्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग की बात करूं, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज की बात करूं, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज की बात करूं, तो इतने सारे स्कोप हैं, इतने सारे जॉब रोल्स हैं जो यकीन मानिए फ्रेंड्स आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो आज हमने उन दो ऑप्शंस पे बात की जो स्पेशली हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, फिर से मैं दोहरा दूं, बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस, इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन पे रिसर्च करिए, और अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है उस पर, तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में अगर आपके बच्चे ये करियर ऑप्शंस लेते हैं तो 100% है कि उनका जो फ्यूचर है और उनका जो कैरियर है वो बहुत ब्राइट होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे आपके साथ में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। जय हिंद, जय भारत।